तो दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुस्तान की एक अजीम वॉरियर अगर कोई था तो वो एक औरत थी, एक वुमन थी, एक महारानी, एक रानी जिसने अपनी हुकूमत की हिफाजत के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। One of the most toughest warrior of India against the British rule was a woman. She was none other than बेगम हजरत महल, एक औरत जिसने गुर्बत में परवरिश पाई। मुकद्दर ने उसको रॉयल फैमिली से जोड़ दिया, अवध की महारानी बनती है। उसके हस्बैंड को मजबूर कर दिया गया अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से कि आप बाहर जाके वक्त गुजारें, एग्जाइल में अपनी जिंदगी गुजारें। उसके बाद वो हिम्मत दिखाते हुए अंग्रेजों को अपनी ताकत का लोहा मनवाती है। आजादी की एक ऐसी जंग शुरू करती है जो ना किसी आंख ने कभी देखा था और ना ही सुना। कोई सोच भी नहीं सकता था दोस्तों कि एक मुस्लिम औरत, बाहिजाब पर्दे वाली दीनदार औरत अंग्रेजों को इतना सख्त मजम्मत कर सकती थी, इतना सख्त और इतना टफ बैटल उनको दे सकती थी जो अच्छे अच्छे मर्द हजरात भी शायद ना दे सकते। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये कोई और नहीं बल्कि बेगम हजरत महल की है, जिसको शायद तारीख के पन्नों में उस कदर एहतराम इज्जत नहीं मिला जो वो डिजर्व है, जिसको हम लोगों ने अपनी नाअहली, अपनी नाअक्ली और बेसमझी में भुला दिया और वो हो गई फॉरगॉटन क्वीन ऑफ अवध। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जिनकी सियासत और जिनकी स्ट्रगल ने अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर वाकई में काबिले तारीफ है फ्रेंड्स। वो सिंबल ऑफ ब्रेवरी, सिंबल ऑफ रेजिलेंस, सिंबल ऑफ स्ट्रगल, जद्दोजहद की एक जिंदा जावेद बन गई। और ये सबक भी देती है कि आप कमजोर हों या गुर्बत में हो या अकेले हो, जहां बात हक की हो, जहां बात इंसाफ और सच्चाई की हो, बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करने में कभी पीछे ना हटिए। ये नहीं सोचिए कि वाकई में कामयाबी आपको मिलेगी या नहीं, फतह आपको मिलेगा या नहीं, बल्कि ये सोचिए क्या आपने बेहतरीन कोशिश किया या नहीं, आपके पास जो सलाहियतें थी उसका इस्तेमाल आपने किया या नहीं, जो ताकतें मुहैया थी आपके पास उसको आपने अप्लाई किया या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं माहरूख हसन बात करने जा रहा हूँ बेगम हजरत महल और उनके जबरदस्त कारनामों के ऊपर। उनके कुछ कोर्स को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा वो जद्दोजहद जो वाकई में आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत बनी और आगे चल के सन 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया। ये उन लोगों की कुर्बानी और जद्दोजहद का नतीजा ही है जिसकी वजह से आज आजाद हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने चाहत की हुकूमत बनाते हैं और इंडिया को प्रोग्रेस डेवलपमेंट की तरफ लेके बढ़ रहे हैं। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इस वीडियो का वो हजरत बेगम महल के उस कोटेशन के साथ ही है जो आपके खून में गर्मी पैदा कर देगा, जो आपके अंदर एक आज़ादी की जो मोहब्बत उन लोग के दिल में थी उसका एहसास पैदा करेगा। एक प्राउड फीलिंग कहीं ना कहीं आपके दिल में जरूर पैदा होगी फ्रेंड्स। तो एक बार उन्होंने कहा था, आई फॉट टू प्रोटेक्ट माई किंगडम, माई पीपल एंड माई सन। If I cannot live with my country, then I shall die with its name. मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ी, अपने लोगों के लिए लड़ी, अपने बेटों के लिए लड़ी, और अगर अपने आज़ाद मुल्क में मैं रह नहीं सकती हूँ तो अपने मुल्क के नाम के साथ शान से मर सकती हूँ। तो ये है कहानी फ्रेंड्स बेगम हजरत महल की, ए क्वीन, ए मदर एंड ए वॉरियर। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कोटेशंस ऑफ बेगम हजरत महल के, हालांकि बहुत ही कम है और काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ता है उसको, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ कोटेशंस मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको उनका नज़रिया ख्यालात पेश कर सकूं। जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ उन्होंने जद्दोजहद किया, जिस कदर कुर्बानियाँ उन्होंने दी, वो सब उनके अल्फाज से जाहिर है फ्रेंड्स। तो आइए सुनते हैं बेगम हजरत महल की अपनी कोटेशंस। नंबर फर्स्ट, I am the queen of Awadh and I shall not surrender my people to the foreign oppressors. मैं अवध की रानी हूँ और मैं अपने लोगों को बाहरी ताकतों के सामने झुकने नहीं दूंगी। They may take my land, but they will never own my loyalty.
وہ ہماری زمین تو لے سکتے ہیں، ہماری خودداری کو نہیں۔ This land is my responsibility and I will protect it with my last breath۔ یہ سرزمین میری ذمہ داری ہے اور میں آخری سانس تک اس کی حفاظت کروں گی۔ نمبر 3، injustice cannot be tolerated, not even from those who claim power through tyranny۔ Awadh shall stand and so shall I۔ ناانصافی کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ قبول کریں گے جو غلط طریقوں سے حکومت میں آئے ہیں۔ اودھ کبھی جھکے گا نہیں اور نہ ہی کبھی میں۔ نمبر 4، I do not choose this path, but I have chosen to walk it with honor۔ میں نے یہ راستہ نہیں چنا، لیکن میں اس راستے پہ سر اٹھا کے گرو سے چلتی۔ My son will inherit not just a crown, but a legacy of resistance۔ میرے بیٹے کو صرف تاج ہی نہیں حاصل ہوگا، بلکہ وہ چھوڑ جائے گا ایک ایسی داستان جد و جہد کی جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 5، a queen's duty does not end in the times of despair, it only grows stronger۔ Let the British know they will never break my spirit۔ ایک رانی کی ذمہ داری مصیبت میں گھٹ نہیں جاتی ہے، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جان لینے دو برطانیہ حکومت کو کہ وہ ہمارے جذبے کو کبھی نہیں جھکا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ جو بیگم حضرت محل کے آپ نے خود جو سنے ہیں، یہ کوٹیشنز خود یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے ملک، اپنے لوگوں، اپنے بیٹوں، اپنے خاندان سے کس قدر محبت کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ برطانیہ حکومت کے سامنے ایک انچ بھی جھکنے کو تیار نہیں تھی، کسی بھی میٹر پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں جنگ آزادی میں نہ جانے کتنے جنگجوؤں نے کس قدر قربانی دی ہے، جس میں عورتوں کا بھی مقام بہت ہی اعلیٰ رہا ہے۔ انہوں نے بھی اس جنگ آزادی میں جو ہندوستان کی لڑی گئی 1857 میں، اور اس کے بعد کا بھی جو پورا جدوجہد ہے، اس میں بڑی بڑی قربانیاں عورتوں نے بھی دی۔ اپنے دل و جان سے اس جنگ آزادی میں کود کر انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کی عورتیں کسی بھی عورت سے دلیری میں، بہادری میں، جنگ کرنے میں کمزور نہیں ہیں۔ جس طرح سے فرانس کی جون آف آرک کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے برطانیہ حکومت کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اسی طرح سے ہندوستان نے بھی مہارانی لکشمی بائی، بیگم حضرت محل، یہ وہ نام ہیں جو بہادر عورتوں کی مثال پیش کرتی ہیں اور سورس آف انسپائریشن ہیں نہ جانے ہزاروں لاکھوں عورتوں کے لیے۔ مارٹن لوتھر کنگ کا جو وہ سلوگن ہے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، کہ ناانصافی کہیں پہ بھی ہو وہ ایک طرح کا تھریٹ ہے، ایک طرح کا چیلنج ہے، ایک طرح کا ہنڈرنس ہے ان دا وے آف جسٹس اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس قدر ان کے نام کو عزت ملنی چاہیے، جس قدر ان کے نام کو بڑھاوا دینا چاہیے، ہندوستان کی تاریخ میں اس کو وہ احترام نہیں دیا گیا۔ ان کا جو مقام تھا وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمپرومائز ضرور کیا گیا ہے۔ جس قدر ہم لوگ باقی عورتوں کی عزت کرتے ہیں، باقی فریڈم فائٹرز کی عزت کرتے ہیں، بیگم حضرت محل اتنا نام ان کا نہیں سنا جاتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے فرینڈز۔ 1820 میں آج کے اتر پردیش میں اودھ کا جو شہر ہے، وہاں پہ ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے، محمدی خانم، جو آگے چل کے بیگم حضرت محل بنتی ہے۔ ہر بچے کی طرح ان کی زندگی بھی عام زندگی کی جیسی تھی، کھیلنا کودنا، جو لوکل ٹریڈیشن تھا، کلچر تھا، وہ سب انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا۔ بہادروں کی، واریئرز کی، جنگجوؤں کی کہانی سن کر وہ بھی پلی بڑھی۔ جوان ہوتے ہی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی فرینڈز کہ یہ بہت ہی عقل مند اور سوجھ بوجھ والی سمجھدار لڑکی ہیں، جو کہیں نہ کہیں آنے والی زندگی میں وہ بات دکھا، جو ان کا اسٹرگل ہے، جس طریقے سے انہوں نے برٹش فورسز کے ساتھ جدوجہد کیا، ان کے خلاف ایک اسٹرانگ ڈیفنس قائم کیا اور آفینسو بیٹلز ہوئے، تو یہ بات یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کافی انٹیلیجنٹ بھی تھی، سمجھدار تھیں اور سوجھ بوجھ والی ایک مہارتی عورت تھی۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زندگی بہت ہی سادہ تھا اور آسانی سے ان کا وقت گزر رہا تھا، لیکن مقدر کو کچھ اور منظور تھا، اور وہاں سے وہ پہنچ جاتی ہیں رائل کورٹ میں۔ وہاں پہ ان کی خوبصورتی اور ان کی انٹیلیجنس اور ان کی سمجھداری کہیں نہ کہیں نواب واجد علی شاہ کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ ان کو اپنی کوئین بناتے ہیں۔
उनकी खूबसूरती, इंटेलिजेंस और जुबान की सफाई की वजह से उन्होंने लक़ब दिया बेगम हजरत महल, और यहाँ से उनके अंदर तब्दीली पैदा होती है फ्रेंड्स। अब यहाँ से सियासत की भी समझ उनके अंदर डेवलप होता है। स्टेट पॉलिटिक्स में भी अब वो उसको समझने लगती हैं कि किस तरीके से हुकूमतें चलाई जाती हैं, क्या चीजें जरूरी है किसी भी स्टेट को रन करने के लिए, यानी कि पूरा स्टेट क्राफ्ट होता क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग रॉयल कोर्ट में जाने के बाद और उनके अपनी दिलचस्पी की वजह से उनको वो चीज हासिल हो जाती है। नवाब वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब हैं अवध के, या इंडिपेंडेंट अवध के कह दूं, उनकी ही निगरानी में, उनकी ज़ौजा बनते हुए इन्होंने स्टेट के बहुत सारे कायदे कानून को सीखा, पॉलिटिक्स सीखा, सियासत कैसे किया जाता है उसको सीखा, स्टेट क्राफ्ट होता क्या है उसको सब सीखा, गवर्नेंस कैसे किया जाता है, उन सारी चीज़ों को, यानी कि जो सियासत में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हुकूमत के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की ज़ौजा बनते हुए सीख चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि उस वक्त नवाब का जो कोर्ट था वहाँ पे एक से एक राइटर, पोएट और जो है स्कॉलर्स वगैरह आते थे और अपना जौहर दिखाते थे, अपना टैलेंट पेश किया करते थे। लेकिन साथ ही में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी स्टेट के ऊपर था, क्योंकि हुकूमत इस वक्त तक, बरतानिया हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पे अपना गलबा कर चुकी थी, और आखिरकार बरतानिया हुकूमत की बुरी नज़र स्टेट ऑफ अवध पे भी पढ़ी जाती है। नवाब वाजिद अली शाह कोई जंगजू नहीं थे, कोई वॉरियर नहीं थे, कोई बहुत ही ज्यादा दिलेर या मजबूत किंग नहीं थे, बल्कि इनको शौक था पोइट्री का, इनको शौक था आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। इसकी वजह से स्टेट की जो जब मेन हेड, स्टेट का जो मेन सरबराह है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, अगर वो स्टेट के डिफेंस से गाफिल है, उस कदर उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्टेट को तो कमजोर कर ही रहे हैं। और ये चीज बरतानिया हुकूमत यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हिंदुस्तान में 1600 में ही अपने पैर जमा चुकी थी, गड़ा चुकी थी, उसको भी ये चीज दिख रहा था कि अवध को आसानी से अपने अंडर टेक किया जा सकता है। आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत के सोल्जर्स, बरतानिया हुकूमत अवध की तरफ रुख करती है और उनके सोल्जर्स अवध की तरफ मार्च करते हैं। 1856 में वो अवध को पूरी तरह से डिफीट देते हैं। शिकस्त खाई हुई अवध, उसके ऊपर अपना ब्रिटिश फ्लैग को लहराते हैं, और उस दिन ये ऐलान हो गया कि अब अवध भी बरतानिया हुकूमत के अंडर कंट्रोल आएगा। इसको उन्होंने नाम दिया कि नवाब वाजिद अली शाह का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, मिस मैनेजमेंट की वजह से हम मजबूर हैं अवध पे अपनी हुक्मरानी जमाने के लिए, अपनी हुकूमत करने के लिए। ये तर्क दे दिया, हालांकि ये तर्क दे के क्या आप किसी भी मुल्क पे कब्जा कर सकते हैं? क्या आप किसी भी मुल्क के बाशिंदे को गुलाम बना सकते हैं? क्या आप किसी भी मुल्क को अपने इशारों पे नचा सकते हैं? क्यों कि वहाँ के लोग, वहाँ की हुकूमत मिसमैनेजमेंट कर रही है। शायद नहीं, लेकिन वहां पे यही वर्ड इस्तेमाल करके अवध को अनेक्स कर लिया गया था। नवाब वाजिद अली शाह को उनके पोस्ट से बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको वहां से उनकी नवाबी छीन ली जाती है और उनको एक्साइल में कलकत्ता भेज दिया जाता है। यानी कि अब अवध का बागडोर कंप्लीटली बरतानिया हुकूमत के हाथ में आ जाती है। बेगम हजरत महल बिल्कुल तनहा रह जाती हैं और उनके सामने चैलेंज था ग्रेट ब्रिटिश माइटी एम्पायर के सामने स्टैंड लेने का। जो लीडरशिप क्वालिटी की सख्त जरूरत थी वहाँ के लोगों को, बेगम हजरत महल ने उस लीडरशिप क्वालिटी के साथ वहाँ के लोगों के हुजूम के साथ जो है बरतानिया हुकूमत से लोहा लेने का इरादा कर लिया। स्कॉलर्स कहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि 1857 का जो इंडियाज फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस था, वो बहुत सारे स्कॉलर की नज़र में वो स्टार्ट हुआ था म्यूटिनी रिवोल्ट की वजह से। यानी कि जो सोल्जर्स थे उनके सामने पेश किया गया था गंदे गोश्त वगैरह का, चर्बी वगैरह, तो वहाँ से जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, जो एक छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ था, वो बाद में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का रूप अख्तियार कर लिया। ये पूरे देश में ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ फैला। अवध में बेगम हजरत महल ने इस रेजिस्टेंस में पूरी ताकत और पूरी जद्दोजहद और पूरी शिद्दत के साथ बरतानिया हुकूमत से उन्होंने मुकाबला लिया, जो कई सालों तक चला। बेगम हजरत महल, उन्होंने जो है कमांडिंग पोस्ट संभाला। अपने बेटा ब्रिजेश कदर को उन्होंने अवध का राजा घोषित कर दिया, किंग ऑफ अवध। अब ब्रिजेश कदर बन चुके थे, अपने आप को किंग का
रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने करार दिया, यानी कि नायब बनाया, कि वहाँ के लोकल लीडर से उनसे मुलाकात की, कोऑर्डिनेट किया, लोगों के बीच में जो है मैसेज बताया कि हम अगर यूनाइट होके इकट्ठे होके बरतानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं और जद्दोजहद करते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। और यही वजह था कि वहाँ के लोकल लीडर्स, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग बेगम हजरत महल के साथ एक आवाज में आज़ादी के इस जंग में कूद पड़े। कई महीनों तक वो बरतानिया हुकूमत को अवध में आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रह गए। जंग के मैदान में बेगम हजरत महल शेर की तलवार की मानिंद थी। उनका हर वार इतना सटीक और उनका मिलिट्री टैक्टिक्स इतना ज़्यादा मजबूत था, बरतानिया हुकूमत जड़ से हिल गई थी। इसमें कोई शक नहीं फ्रेंड्स कि उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम में एक उम्मीद जगा दिया था, एक ऐसी उम्मीद कि आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि किस कदर बहादुर और किस कदर दिलेर थी बेगम हजरत महल। ये सिर्फ बहादुरी, उनकी इमोशनल और उनकी पर्सनालिटी की बात नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं बैटल फील्ड में भी कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि कई जगह पे उन्होंने बरतानिया हुकूमत को ट्रैक किया, उनको शिकस्त दिया, कई फ्रंट पे उनको डिफीट दिया गया। जो मिलिट्री जनरल जो बहुत ही ज़्यादा आला पैमाने की तरबियत हासिल किया है वही कर सकता है। ये काम एक सिंपल लड़की जो आके बाद में सीखती है और टैक्टिक्स को जानती है, सियासत को जानती है और अपना इल्म और हुनर आज वो मैदान जंग में दिखा रही थी। जिस कदर उनकी तलवार चमक रही थी वो बिजली की कड़क से कम नहीं, और जिस कदर उनकी दहाड़ थी वो शेर की गरज से कम नहीं। जंग लड़ते हुए काफी अरसा गुजरा, यानी कि पूरा साल गुजर गया। 1857 का जो संग्राम था वो चलता रहा और अब आ गया 1858 की शुरुआत हो चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि बेगम हजरत महल और उनकी सोल्जर्स की दिलेरी के सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन बरतानिया हुकूमत ने मजीद फोर्स बुलाया और फोर्स पे फोर्स वो बुलाते गए, एक बड़ा हुजूम बुला लिया। इस कदर उन्होंने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया कि उसके सामने वाकई में अब अवध के सोल्जर्स, उनकी लीडर्स, वहाँ के अवाम के पैर उखड़ने लगे थे। आखिरकार अवध भी बरतानिया हुकूमत के कब्जे में चला जाता है। बेगम हजरत महल की जानशी बहुत सारे शहीद होते हैं। अवध की जो आर्मी थी उसको शिकस्त होती है। बरतानिया हुकूमत आखिरकार बहुत ही मशक्कत और मेहनत के बाद और अपने मजीद फोर्स और ताकत को लगाने के बाद फतह पाने में कामयाब होती है। बेगम हजरत महल को शिकस्त होती है, वहाँ के लोगों की उम्मीद एक बार फिर टूटती है और बेगम हजरत महल वहाँ से नेपाल की तरफ कूच कर जाती है ताकि मजीद रेजिस्टेंस अब वो नेपाल से कर सकें अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। हालांकि नेपाल जाने का सफ़र भी उनके लिए आसान नहीं था, बहुत सारे मुश्किल हालात वहाँ पे भी, रास्ते में भी उन्होंने इसको फेस किया। पहाड़ों को, जंगलों को, नदियों को, तालाबों को, सबको फेस करते हुए वो नेपाल आखिरकार पहुँच जाती हैं। वहाँ से लाइफ टाइम तक, जब तक कि उनकी ज़िंदगी थी तब तक वो रेजिस्टेंस देती रहती। ज़माने तक नेपाल से भी बरतानिया हुकूमत के लिए वो एक कांटा थी जो चुभती रही। नेपाल के बादशाह ने उनको अपने यहाँ असाइलम दिया, उनके साथ हमदर्दी रखा, लेकिन बाद में बरतानिया हुकूमत का प्रेशर इस कदर ज़्यादा था कि नेपाल की हुकूमत ने भी बेगम हजरत महल के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप यहाँ वहाँ हर जगह जाके जो है कोई नई आर्मी तैयार कर रही हैं या कोई नया मनसूबाबंदी कर रही हैं बरतानिया हुकूमत के खिलाफ, तो वो सब नहीं कर सकती हैं। बेगम हजरत महल के आखिरी साल नेपाल में ही गुजरते हैं। उनकी हुकूमत, उनका मुल्क उनसे छीन लिया जाता है। उनके लोग बेबस और बेसहारा हो चुके थे। उनकी बेटी का ताज उतर चुका था। 1879 को अपने मुल्क से सैकड़ों मील दूर नेपाल के काठमांडू में उनका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज की बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।